कभी गिप्पी पाजी मिले भी थे नीचे। गिप्पी ग्रेवाल जी। तो मतलब मैंने लिखा था। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, जी, वो किसने लिखा है? वो गाना वीप बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। और कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरा नाम निर्भीक दत्ता है और मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। एज अ मेंटलिस्ट मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ ताकि मैं किसी का दिमाग पढ़ने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकूँ। और उसके लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी और बिहेवियर एनालिसिस के। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था बादशाह का लल्लल टॉप के चैनल पे, जहाँ पे वो माफिया मुंडीर, उनके हनी सिंह के साथ रिलेशंस और अंग्रेजी बीट वाले गाने पे भी उन्होंने डिस्कस किया कि ये गाना किसने लिखा है एक्चुअली। तो चलिए हम इस वीडियो में एनालाइज करते हैं बादशाह का बॉडी लैंग्वेज, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहे, कहीं वो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे। तो चलिए देखते हैं। बट एनालिसिस चालू करने से पहले मेरे लिए बहुत मायने रखेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ, मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूजिक होगा। और वो एल्बम आई कभी? नहीं। क्यों? तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं वो एल्बम आई कभी, तो बोलते हैं नहीं। फिर वो जब पूछते हैं क्यों, तो आप देख सकते हो कि उनके शोल्डर्स जो हैं वो ऐसे राइज हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं शोल्डर श्रग। हम शोल्डर्स को ऊपर और नीचे ऐसे तब करते हैं जब हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज नहीं होता या कोई चीज़ पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ यार पता नहीं वो बंदा कहाँ गया, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बंदा कहाँ गया, तो मेरे शोल्डर जो हैं वो ऐसे ऊपर आ जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, जो कि सिग्निफाई करता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज नहीं है या मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता। तो यहाँ पे जब वो शोल्डर को श्रग करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि उन्हें जेन्युइनली नहीं पता कि उनकी एल्बम क्यों नहीं आई। बहुत बार जब हम कोई चीज़ छुपा रहे होते हैं और हम एक्ट करते हैं कि हमें नहीं पता उसके बारे में, तो हमारा जो एक साइड का शोल्डर है वो एक साइड का शोल्डर ही ऐसे ऊपर जाता है, दोनों शोल्डर साथ में नहीं जाते हैं। एक साइड का शोल्डर जब ऊपर जाता है यानी कि सिंगल साइडेड शोल्डर श्रग, वो इंडिकेट करता है लो कॉन्फिडेंस, यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं उस पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कि जब वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता और सिर्फ एक साइड का ही शोल्डर जा रहा है ऊपर, तो इससे आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि शायद उन्हें कुछ तो पता है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कि इनके जो दो शोल्डर्स हैं वो साथ में ऊपर जाता है और नीचे जाता है, यानी कि उन्हें जेन्युइनली नहीं पता या एक्चुअली नहीं पता कि उनकी एल्बम क्यों नहीं बाहर आई। पैसे किसके पास गए, हनी सिंह या अनूप? हमने तो हनी को ही दिए थे। हनी को दिए थे। हमने उनसे ये पूछा। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं हमने तो हनी को ही दिए थे, तब उनके जो दो हाथ है वो आर्म रेस्ट पे होते हैं और वो अपने हाथ को आर्म रेस्ट पे ऐसे रब करने लगते हैं। बेसिकली वो आर्म रेस्ट को यूज कर रहे हैं अपने हाथों को मसाज करने के लिए। इसको हम कहते हैं सेल्फ सूदिंग जेस्चर। अगर आप कोई भी मूवमेंट देखते हो जहाँ पे हम ऐसे करके अपने आप को मसाज करते हैं, या कोई भी मसाजिंग जेस्चर ऐसे टाइप का, कोई भी टाइप का मसाजिंग जेस्चर जो हम करते हैं, जो कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि वो आर्म रेस्ट से अपने हाथों को मसाज कर रहे थे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी एक स्ट्रेसफुल चीज़ है। उन्होंने 10 लाख के आसपास दिए थे हनी सिंह को अपना एल्बम निकालने के लिए, और क्योंकि वो एल्बम बाहर नहीं आया और उनके इतने पैसे लग गए थे, इस मेमोरी को सोचते सोचते कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। और जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है, उसको काम डाउन करने के लिए हम बहुत बार ऐसे सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत विजिबल है कि वो अपने हाथों को आर्म रेस्ट पे रख के ऐसे रब करते हैं ताकि वो अपने आप को काम डाउन कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब उन्होंने ये बात खत्म करी, उसके बाद उनके जो हाथ थे जो बाहर थे ऐसे, वो ऐसे अंदर आ जाते हैं और उनके शोल्डर्स भी जो है वो थोड़े से अंदर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं टर्टलिंग, यानी कि हमारे बॉडी को ये पता है कि यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं इस वाले एरिया में, वो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्टमक हो, ये बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के लिए। तो जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो माइंड ये सिग्नल करता है कि आसपास कोई थ्रेट है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है। इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो ये कमांड करता है बॉडी को कि हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए आप देख सकते हो उनके हाथ जो हैं ऐसे अंदर आते हैं और उनके शोल्डर्स जो हैं ऐसे थोड़े से अंदर आ जाते हैं। पहले ऐसे थे, फिर ऐसा आ जाते हैं। तो ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एक बैरियर क्रिएट कर सकें, ताकि हम जो भी ये थ्रेट है जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है, इससे हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल बात चल रही है।
उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया था, काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया था, और उसके बावजूद भी उनका एल्बम बाहर नहीं आया। तो ये बात सोच के कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ सूदिंग जेस्चर और ये टर्टलिंग और ऐसे करके वो बैठ जाते हैं ताकि वो इस स्ट्रेस से कोप अप कर सके। और आपने भी ये नोटिस किया हो और रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से कि अगर हम पास्ट में कोई एक खराब चीज़ को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को याद करके स्ट्रेस होता है, और इसीलिए क्योंकि उन्हें भी स्ट्रेस हो रहा है इस खराब चीज़ को याद करके, उनका बॉडी ये स्ट्रेस सिग्नल्स दे रहा है, एक सेल्फ सूदिंग जेस्चर और टर्टलिंग। किस तरह के गाने होते थे? कोई अगर एक आप टुकड़ा सुना सर एक सोडा विस्की करके गाना रिलीज हुआ है हाँ, बहुत पहले, वो मेरा उसमें कूल इक्वल एज अ कूल इक्वल मैंने रैप किया इंग्लिश। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं मैंने कूल इक्वल एज अ कूल इक्वल रैप किया था, तो यहाँ पे आप स्लो ब्लिंक्स देख सकते हो। जब कोई इंसान स्लोली ब्लिंक करता है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट, वो कोई थॉट या कोई भी एक चीज़ को जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको अपने दिमाग से बाहर रखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो स्लोली ब्लिंक करते हैं ताकि वो उस चीज़ से दूर रह सके। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि अगर हम कोई चीज़ अपने अंदर रखना चाहते हैं या कोई थॉट को अपने अंदर रखना चाहते हैं तो हम स्लोली ब्लिंक करते हैं। अब इन दोनों में से क्या हो सकता है, चलिए आगे पता लगाते हैं। किया इंग्लिश काफ़ी हिट हुआ था वो भी। मिला दे तू सोडा विस्की तू हो, उसमें मेरा रैप है इंग्लिश में, तो उसमें यही था सर, पार्टी वार्टी वाला। सो इसी में बड़ा हुआ हूँ मैं, यू नो लाइक। अरे मैं तो कुछ मैं भैया हम लोग नहीं, आपके नहीं, गाने सुने, मैं- आप एकदम आप मैं तो और इसके बाद आप देख भी सकते हो जैसे ही वो बोलते हैं काफ़ी हिट हुआ था वो, तो उनका जो एक हाथ है वो दूसरे हाथ के ऊपर आ जाता है। और आप देख सकते हो जब ये ऐसा होता है, अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था, ये एक बैरियर की तरह क्रिएट करता है, उनका जो शोल्डर है वो और अंदर आ जाता है। तो बेसिकली वही सेम चीज़ हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हाथ को ऐसे आगे लाके, अपने शोल्डर्स को ऐसे अंदर लाके। तो जैसा मैंने बोला था कि इनके माइंड को आसपास कोई ऐसा थ्रेट दिख रहा है जिसकी वजह से उनके हाथ ऐसे आ जाते हैं और एक बैरियर ऐसा क्रिएट कर देते ताकि वो उस थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस केस में वो अपने एक गाने के बारे में बात कर रहे हैं, सोडा विस्की के बारे में। और जब वो इस गाने के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि वो ऐसे और अंदर आ जाते हैं। तो मे बी ये शायद ये सजेस्ट करता है कि ये जो गाना है सोडा विस्की, इससे ये बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मे बी वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं इस गाने से, जिसकी वजह से जब वो इस पर्टिकुलर गाने के बारे में बात भी कर रहे होते हैं तो उनको मे बी शायद एक शर्म या एम्बैरेसमेंट आ रही है, जिसकी वजह से बॉडी को ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई थ्रेट है, और इसकी वजह से उनके शोल्डर्स, उनके जो हाथ है वो और अंदर आ जाते हैं। और इनफैक्ट इसके बाद आप देख भी सकते हो जब वो ये गाना गा भी रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ हम कर रहे हैं या बहुत धीरे से गा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप कोई चीज़ को लेके बहुत प्राउड है, बहुत खुश है, तो आप खुल के गाओगे। सिंगर्स भी अगर कोई चीज़ को लेके बहुत प्राउड है, बहुत खुश होते हैं, तो वो उसको लेके खुल के बात करते हैं, खुल के गाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ गुनगुना रहे हैं ऐसे करके, जो कि मुझे सजेस्ट करता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने इस पर्टिकुलर गाने से। और आप आगे भी देखोगे, इसके बाद आप देख सकते हो जब वो बोलते हैं, उसमें मेरा रैप है इंग्लिश में, वो फिर से स्लोली ब्लिंक करते हैं। उसमें मेरा रैप है इंग्लिश में, तो ये स्लो ब्लिंक जो कि सजेस्ट करता है कि वो अपने इस रैप गाने को अपने दिमाग से दूर रखना चाहते हैं, अपने से दूर रखना चाहते हैं, मे बी बिकॉज वो इसको लेके बहुत प्राउड नहीं है। और अब आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को जस्टिफाई करने लगते हैं कि उन्होंने ये गाना क्यों बनाया। यही था सर पार्टी वार्टी और यही था सर पार्टी वार्टी वाला। तो वो बेसिकली मुझे लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले जो लोग हैं उनको इस पर्टिकुलर गाने की वजह से जज करते हैं, और क्योंकि सामने वाले लोग उनको इस पर्टिकुलर गाने से जज करते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो इस पर्टिकुलर गाने को जस्टिफाई करे ये बोल के कि क्योंकि ऐसे कल्चर में मैं पला बड़ा हूँ इसीलिए मैंने ऐसा गाना बनाया, जो कि सजेस्ट करता है कि वो ज़्यादा प्राउड नहीं है अपने इस गाने से और उन्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा है, उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो जब वो ये ओवर जस्टिफिकेशन देने लग गए इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जिसके बारे में इंटरव्यूअर ने पूछा भी नहीं, आप देख सकते हो इंटरव्यूअर एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अरे मैं तो कुछ मैं भैया हम लोग नहीं, आपके नहीं, गाने मैं- सुने, मैं- आप एकदम आप क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं, बड़ी अजीब सी चीज़ थी ये, उन्होंने पूछा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, और वो बहुत ओवर जस्टिफिकेशन दे रहे थे इस चीज़ को लेके, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। उस एज तक आते आते ये चेहरे पे निशान आ गया था। देखिए, मैं अभी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ आप भी अपने सोशल सिचुएशंस में या किसी से जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना। जब वो ये बोलते हैं
उस एज तक आते आते ये चेहरे पे निशान आ गया था, तो वो उनको ऐसे पॉइंट करते हैं। देखिए, जब हम किसी को पॉइंट करते हैं, ये बहुत ही एक अग्रेसिव जेस्चर होता है। हमारा जो माइंड है ये पॉइंटिंग जेस्चर को बहुत ही ख़राब तरीके से लेता है। पॉइंटिंग करना किसी पे, इसका मतलब ये है कि या तो हम किसी को अक्यूज़ कर रहे हैं, किसी पे अग्रेसिव हो रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें ऐसे डांटते थे, ए ये मत कर, वो मत कर, क्या कर रहा है? आपने ये देखा होगा, और हमें वो ऐसे ही डांटते थे। तो हमारा ब्रेन जो है ओवर द ईयर्स ऐसे वायर्ड हो गया है कि जब हमसे कोई ऐसे बात करता है तो हमारा ब्रेन इसको बहुत खराब तरीके से परसीव करता है। हमारा ब्रेन ये सोचता है कि कोई हमसे बहुत अग्रेसिवली या हमें नीचा समझ के बात कर रहा है। तो अगर हम किसी पे ऐसे पॉइंट करके बात करते हैं तो सामने वाला जो होता है क्लोज ऑफ हो जाता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनके ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अग्रेसिव हो और उनकी बातों को आप समझोगे नहीं, क्योंकि आप ऐसे पॉइंट करके बात कर रहे हो। इसका एक बहुत ईजी सोल्यूशन है। अगर आप किसी पे ऐसे पॉइंट करके बात कर रहे हो तो अपना थंब थोड़ा सा आगे ले आओ और ऐसे करके बात किया करो। ये तरीका बहुत ही कम अग्रेसिव लगता है और ये खराब तरीके से परसीव भी नहीं करता हमारा ब्रेन। देखिए, यहाँ पे तो इस पॉइंटिंग जेस्चर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मैं आगे दिखाऊंगा कि जब वो वापस ऐसे पॉइंट करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बट उस पर हम बाद में आते हैं। He is not a talent artist which I picked up from the streets. He is from a big family. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं वो। हनी सिंह ने उनको लेके क्या बात करी, अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस मोमेंट पे उनका जो चिन्ह है, जब वो ये बात सुन रहे हैं कि हनी सिंह ने उनको लेके क्या बात करी, तो उनका जो चिन्ह है वो थोड़ा ऊपर रहता है ऐसे, और वो तब चिन्ह ऊपर करके वो ये बात सुन रहे होते हैं। तो हमारा चिन्ह तब ऊपर हो जाता है जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ है या कोई पर्टिकुलर बात के खिलाफ है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन भी आता है, और उसकी वजह से हमारा जो चिन्ह है वो ऐसे ऊपर हो जाता है। बेसिकली चिन्ह जब ऊपर हो जाता है तो ये सिग्निफाई करता है गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जब वो सुन रहे होते हैं कि हनी सिंह ने उनको लेके क्या बोला, तो उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और उन्हें गुस्सा इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि वो इस बात के खिलाफ है जो भी हनी सिंह ने उनको लेके करी है। यहाँ पे जब वो बोलते हैं बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं वो, आप देख सकते हो वो एक जेस्चर करते हैं जहाँ पे उनके लिप्स जो हैं वो ऐसे डाउन पॉइंट करते हैं, कुछ ऐसे। देखिए, डाउनवर्ड पॉइंटिंग लिप्स बेसिकली एक साइन होता है डिसअप्रूवल का, यानी कि हम अग्री नहीं करते उस बात से या कोई पर्टिकुलर चीज़ से। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं कि वो एक बहुत बड़े फैमिली से थे या उनके पापा एक बहुत बड़े अफसर थे। बहुत बड़ी फैमिली तो सर नहीं थी हमारी, मतलब मेरे जो मेरे दादाजी थे वो लोगों के खेतों में नहीं काम करते, वो करते थे सर। और मेरे पापा इकलौते हैं जो पढ़े थे। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इतनी देर उन्होंने जो भी बात करी, आप देख सकते हो उनके हाथ जो थे ऐसे अंदर थे और तब वो ऐसे बात कर रहे थे, मतलब कि एक बैरियर था ऐसे। जैसे ही उन्होंने अपनी ये फैमिली के बारे में बात करना चालू किया, उनके जो हाथ थे इस पोजीशन से ऐसे आ जाते हैं, यानी कि वो ये बैरियर जो है अपने वाइटल ऑर्गन्स के सामने वो ये हटा देते हैं। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि जब वो अपने फैमिली के बारे में बात करने लगे तो वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो गए, काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। मे बी शायद वो इसीलिए हुआ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि वो बहुत खुश हो गए इस बारे में बात करते करते, क्योंकि अभी वो जो बात कर रहे हैं अपने फैमिली के बारे में वो ये शो कर रहे हैं कि उनकी फैमिली एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं थी। और अभी अगर आप देखोगे, बादशाह ने बहुत चीज़ें अचीव करी है, एक बहुत ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन से एक काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन तक वो पहुँचे हैं। और मेरे हिसाब से आप भी रिलेट कर सकते हो, अगर कोई इंसान ख़राब सिचुएशन से एक बहुत अच्छे सिचुएशन में जाता है तो बहुत प्राउड फील करता है। तो अभी वो अपने फैमिली के वो ख़राब सिचुएशन या ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी था उसके बारे में बात कर रहे थे, और जब वो ये बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो ये प्राउड फील कर रहे थे कि वो अभी इस मुकाम तक पहुंचे, वो बादशाह बने। He's saying you were never part of Mafia Mundir. Is that true? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था, कि मैं तो ऐसे ही, मतलब हम तो ऐसे ही थे कि हम माफिया मुंडीर है, मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी। तो यहाँ पे जब वो ये माफिया मुंडीर के बारे में भी बात कर रहे थे कि वो माफिया मुंडीर के पार्ट नहीं थे और इसको वो जस्टिफाई कर रहे थे, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, पूरे टाइम वो काफ़ी रिलैक्स्ड ही लग रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को लेके कोई झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो ट्रूली बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि वो माफिया मुंडीर के पार्ट थे।
but we collectively were mafia money. This is what I believe. If he says otherwise, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो. शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या, जो आपने अभी अभी किया? जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो. ऑब्वियसली इससे ये पता चल रहा है वो किसको टारगेट करके क्या बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली वो किसी एक को लेके एक नेगेटिव बात कर रहे हैं. और देखिए, अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी को लेके नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं जो सामने वाला है हमसे अग्री करे. जब हमसे सामने वाला अग्री करता है या हमारे बात से कनेक्ट करता है, तब हम और इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं उस पर्टिकुलर बात को लेके, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि सामने वाले का थिंकिंग उस पर्टिकुलर इंसान को लेके बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पे जब उन्होंने ये नेगेटिव बात करी किसी को लेके, तब आप देख सकते हो कि जो इंटरव्यूअर है वो ऐसे बादशाह की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में इसी को डिस करना कहा गया है. जैसे ही उन्होंने ये पॉइंटिंग का जेस्चर किया, आप देख सकते हो कि बादशाह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लोज ऑफ हो जाता है, यानी वापस वो हाथ को ऐसे ले आते हैं और एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं. और पॉइंटिंग जेस्चर एग्जैक्टली ये कर सकता है, वो सामने वाले बंदे को क्लोज ऑफ कर सकता है और वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता उसके बाद, क्योंकि मैंने जैसा बोला था पॉइंटिंग जेस्चर जो है वो अग्रेसिव लगता है. और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला हमारे बात से अग्री करता है. इंस्टेड मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए था कि उन्हें उनके बात से एक डिप्लोमेटिक वे में अग्री करना चाहिए था, ताकि बादशाह जो है और खुल के इस चीज़ के बारे में बात कर सकते थे और हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाता. तो अपना फिंगर वो ऐसे रख के इस पर्टिकुलर लाइन के रिस्पॉन्स में ये बोल सकते थे, सही बात है, हम कितने लोगों को ही समझाते रहे, पूरी दुनिया को थोड़ी समझा सकते हैं बैठ के. ऐसे टाइप का कोई आंसर दे सकते थे और इससे बंदा हमारे बात से अग्री करता है और बंदा ज़्यादा ओपन अप हो जाता है और खुल के ज़्यादा बात करता है और हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता था. दारू वारू पीता था, एक बारी मुझे भी पिलाई थी क्या पिया था? पता नहीं सर क्या ड्रिंक बनाई थी, उसको शौक बड़ा था ऐसे ना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सौंफ डाल दी, ये डाल दी. उसको लगता है मैं बहुत चुप रहता हूँ, तो उसने मुझे पिलाई. कहते उसको लगा कि पिलाऊंगा तो कुछ बोलेगा. मैं सो गया, स्टूडियो में ही सो गया मैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बादशाह जब हनी सिंह के साथ कोई एक पर्टिकुलर हैप्पी मेमोरी को याद करने लग गए, तो उनका जो ये क्लोज्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज था वो वापस ओपन अप हो जाता है, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं, वो बड़े एक अच्छे मेमोरी को याद करते हैं और वो कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाते हैं. और जब ये कंफर्ट फील होता है, वो हाथ को इस पोजीशन से ऐसे ले जाते हैं और अपने वाइटल ऑर्गन्स को एक्सपोज करते हैं. ये सजेस्ट करता है कि वो काफ़ी कंफर्टेबल है और वो बहुत खुश है इस पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में बात करते हुए. तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में आपको सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जिसको कहते हैं मिररिंग. यहाँ पे जब उन्होंने एक ये फ़नी इंसिडेंट शेयर करा और वो कहते हैं मैं सो गया, आप देख सकते हो कि बादशाह जो है वो इस पर्टिकुलर मेमोरी को याद करते हुए हंस रहे थे, क्योंकि ये एक फ़नी इंसिडेंट था. बट इस वक्त अगर आप इंटरव्यूअर की शक्ल देखोगे तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई सदमा पड़ा है, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई फनी कॉन्वर्सेशन चल रहा है या कोई फनी इंसिडेंट के बारे में बादशाह बात कर रहे हैं. तो देखिए, वो बेसिकली बादशाह के बॉडी लैंग्वेज को मिरर नहीं कर रहे हैं. सिंपली मिररिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाला जिससे आप बात करें वो जैसे फील कर रहा है, आप भी एकदम वैसे ही फील करिए. अगर बंदा बात करते हुए सैड फील कर रहा है, आप भी सैड फील करिए. अगर बंदा बात करते हुए ज़्यादा खुश हो रहा है, तो आप भी खुश हो जाइए या एक स्माइल दे दीजिए. ये करने के बाद सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे से तो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा है, मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरे इमोशंस को एग्जैक्टली वैसे ही समझ पा रहा है. और जब ऐसा होता है तो एक कनेक्ट बैठता है, जिसकी वजह से बंदा जो है या कोई भी इंसान जो है और ओपन अप हो जाता है और खुल के बात करता है. तो अगर आपने ये कभी लाइन सुना हो कि मेरा वाइब तो उसके साथ मैच कर गया, तो उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है वाइब मैच होने का कि मिररिंग हो रहा हो, यानी कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को सेम तरह से फील कर रहे हैं. यानी कि अगर एक खुशी वाला मोमेंट है, हम खुश फील कर रहे हैं. अगर एक दुखी वाला मोमेंट है, तो हम दुखी या एक सैड फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके. तो यहाँ पे जब वो इस फनी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर वो एक स्माइल या हंस देते इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगता है कि बादशाह जो है और ओपन अप हो जाते हैं और खुल के ज़्यादा बात करते हैं. लिखता कौन था गाने? मैं लिखता था. जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, जी. वो किसने लिखा है? वो गाना वीत बलजीत पाजी ने लिखा है. हाँ. उसका जो रैप है वो मैंने लिखा. आपने लिखा है. हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है.
क्या बोलूँ फैक्चुअली लाइक आई रोट द रैप. देखिए, जब वो ये अंग्रेजी बीट वाले गाने पे बात कर रहे थे कि ये किसने लिखा है, तो इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स था, बहुत काम था. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं. हाँ, बहुत लोग यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन के बीच में जब वो ये बात कर रहे थे तो उनका जो हाथ था वो नोज़ पे ऐसे टच हुआ. देखिए, नोज़ टच या नोज़ इच करना वो एक साइन ऑफ डिसेप्शन ज़रूर है, या झूठ बोलने का एक साइन ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ एक साइन है जो हमें यहाँ पे दिखता है. हम कभी एक साइन से इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि कोई झूठ बोल रहा है. तो नोज़ इच ये सिग्निफाई करता है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है. और ये तब होता है जनरली जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जा रहा होता है. बॉडी हमारा जब स्ट्रेस में जा रहा होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो जब हम ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं वो एक इचिंग सेंसेशन क्रिएट करता है हमारे नोज़ पे, जिसकी वजह से हम अपने नोज़ को ऐसे इच करने लगते हैं. बट अगेन, ये सिर्फ एक साइन है डिसेप्शन का जो यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी सारे साइंस नहीं दिख रहे हैं. हम एक साइन से, याद रखना, एक साइन से कभी इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं. इनफैक्ट बहुत बार झूठ बोलते वक्त हम डायरेक्ट आंसर भी नहीं करते, हम इधर उधर की बातें करते हैं और मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं या डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा है. बहुत रिलैक्स्ड वे में वो कह रहे हैं कि मैं रैप लिखता था, अंग्रेजी भी मैंने लिखा है. डायरेक्ट आंसर, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा. और इनके बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये गाना जो है अंग्रेजी बीट इन्होंने ही लिखा है. अभी गिप्पी पाजी मिले भी थे नीचे. गिप्पी ग्रेवाल जी. जी. तो मतलब मैंने लिखा था. बहुत सही गाना था. मैंने कहा भाई इस पे कुछ घमासान लिखना चाहिए. आपने ये गाना किसको सुनाया था? हनी को हनी या पाजी ने गिप्पी? मुझे सुनाया था ये गाना. और यहाँ पे आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज में. तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं अभी मैं गिप्पी पाजी से मिला भी था, तो मतलब मैंने ही लिखा था, इस बात का कोई सेंस ही नहीं है. सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है और ये लॉजिकली कोई सेंस भी नहीं बनाता. अगर आप सोचो, उन्होंने बोला अभी मैं गिप्पी पाजी से मिला था, तो इसका मतलब मैंने लिखा था. आप इस कंक्लूजन पे कैसे आ रहे हो कि आप ही ने लिखा था अगर आप गिप्पी पाजी से मिले हो? कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का. मुझे लगता है वो कोई और बात करना चाह रहे थे, बट उन्होंने वो बात नहीं करी है, वो बात अपने तक ही रखी है. और यहाँ पे सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. और मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे अभी गिप्पी पाजी मिले भी थे, और आप उनसे भी पूछ सकते हो इसके बारे में कि मैंने ही लिखा था ये रैप. मुझे लगता है वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे, बट उन्होंने ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया. और इसके साथ आप देख सकते हो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं उनका जो सर है वो तुरंत ऐसे पीछे चला जाता है और वो एक लंबी सांस लेते, कुछ ऐसा. तो देखिए, हमारा जो सर ऐसे तुरंत ऐसे पीछे चला जाता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. उनमें से एक कारण हो सकता है फियर या डर का. जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ से डर जाते हैं तब हमारा सर जो है ऐसे पीछे चला जाता है. मान फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे कोई कॉकरोच अभी चलता हुआ मेरे सामने दिख जाए तो मेरे को बहुत डर लगेगा, तो मेरा सर जो है वो ऐसे चला जाएगा, अरे कॉकरोच, कुछ ऐसा. तो मेरा सर जो है तुरंत ऐसे पीछे चला जाएगा. और ये तब होता है जब हम कोई चीज़ से डर रहे होते हैं. इनफैक्ट ये हम तब भी करते हैं जब हमें कोई चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है, कोई एक बहुत शॉकिंग सी चीज़ हमें पता चलती है, तो हमारा सर जो है पीछे हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अरे उसने ऐसा किया, क्या बात कर रहा है, चलना. तो हमारा सर ऐसे, हम शॉक हो गए इस बात को सुन के, तो हमारा सर जो है ऐसे पीछे चला जाता है. तो आप इसके बाद देख भी सकते हो कि वो एक लंबी सांस लेते हैं. तो जब हम डर जाते हैं या हमें कोई शॉक पड़ता है बॉडी में, तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ जाता है. और ये एड्रेनलिन बढ़ने की वजह से हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. देखिए, मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत सोचा, इस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज के साइन को लेके बहुत सोचा. और मेरे पास यहाँ पे एक थियोरी है कि उनको किस बात का शॉक लगा है, किस बात का डर लगा. ये मेरा थियोरी है. अगेन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपका थियोरी क्या है, बट ये मेरा थियोरी है. मेरे को ऐसा लगता है कि जब बादशाह गिप्पी ग्रेवाल से मिले थे, या जब भी उनकी बात हुई होगी, तो गिप्पी ग्रेवाल ने बोला होगा उन्हें स्पेसिफिकली कि भाई, तुम्हारे और हनी के बीच में जो भी ये बात है, जो भी बीफ है तुम्हारे दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई है, उस पर मेरे को मत घसीटना. अंग्रेजी बीट का गाना किसने क्या लिखा है, प्लीज़ मेरे को इसमें मत घसीटना, तुम दोनों अपने में सॉल्व करो, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता. और यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ. जब वो इस गाने के बारे में बात कर रहे थे, तो वो घसीट के गिप्पी ग्रेवाल को इस कॉन्वर्सेशन में ले आए कि ये गाना किसने लिखा था. और जब उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि अरे मैं इनको ले आया, तो उनको एक शॉक पड़ा
और उसकी वजह से वो उनको डर बैठा, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई क्योंकि उनके बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ गया और उन्होंने लंबी सांस ली। और इसके बाद आप देख सकते हो वो टॉपिक को एकदम डाइवर्ट कर देते हैं, एक ऐसी चीज़ पे बात करने लगते हैं जो पूछा भी नहीं गया था। वो गिप्पी ग्रेवाल के इस टॉपिक से एकदम हट के अचानक ये बोलने लगते हैं, बहुत सही गाना था, इस पे तो कुछ घमासान लिखना चाहिए। एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, गिप्पी ग्रेवाल के टॉपिक को हटा के उन्होंने एकदम ही कोई डिफरेंट टॉपिक चालू कर दिया और ये कॉन्वर्सेशन जो है वो डाइवर्ट कर दी। और ये इसीलिए किया तो उन्होंने ये रियलाइज़ करा, जब वो गिप्पी ग्रेवाल का नाम इसके बीच में लाए तो उन्होंने कुछ गलत किया, उनको इससे शौक पड़ा और इसीलिए उन्होंने तुरंत इस कॉन्वर्सेशन को कट करके डाइवर्ट कर दिया। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आता है तो आप तक ज़रूर पहुँच सके। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या थॉट्स हैं, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा।